आर्टिकल 37 नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति बताता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो संसाधनों का दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति रखते हैं। उनके हाथों में संसाधन इकट्ठे न होने पाए, इन पर रोक लगाई जाए। जैसे विजय माल्या, वो लार्सन एंड टुब्रो का जो वो सीईओ था, वो कहता था कि भाई 90 घंटे काम करो हफ्ते में, मेरा बस चले तो मैं संडे को भी 10 घंटे काम करवाऊँ। तो ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। ये लोग या तो लालच के शिकार हैं और या हताशा के शिकार हैं। स्वस्थ मस्तिष्क नहीं है इनका, इनके पास स्वस्थ बुद्धि नहीं है। हाँ, ऊंचे पदों पर हैं, किस्मत अच्छी है, पैसा अच्छा कमा लिया उन्होंने, वो अलग बातें हैं। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर जो विधि और न्याय मंत्री थे और प्रधानमंत्री को लेकर के इस बात में काफ़ी तनातनी चलती थी और अंत में डॉक्टर अंबेडकर ने मंत्रिमंडल छोड़ ही दिया। शुरू में न्यायालय ने ये दृष्टिकोण अपनाया कि मूलाधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों पर वरीयता दी जाएगी। मूलाधिकारों का उल्लंघन किसी अपराध का सृजन करता है तो उस अपराध के लिए दंड मिल सकता है, बाकी नहीं। कैसे हैं आप लोग? फंडामेंटल राइट की चर्चा हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी और फंडामेंटल राइट के बाद आज हम लोग संभव की श्रृंखला में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़, मूल कर्तव्य, इन दो टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। शार्ट में डीपीएसपी कहते हैं हम लोग इसे। पार्ट 4 है कॉन्स्टिट्यूशन का और आर्टिकल 36 से 51 है। क्या है डीपीएसपी के विषय में प्रावधान? मूल अधिकार दिए गए संविधान में हमारे लिए, तो मूल अधिकारों के साथ साथ मूल अधिकारों को हम कह सकते हैं कि उनकी दोहरी प्रकृति है। एक तो वो हमें अधिकार देते हैं जिससे हम अपना एक गरिमामयी और प्रभावशाली जीवन यापन कर सकते हैं, अपने उन्नति के लिए प्रयास कर सकते हैं। दूसरी ओर वे सरकार के ऊपर निर्बंधन आरोपित करते हैं, मूल अधिकार रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं। इसका अर्थ ये है कि मूल अधिकार ये बताते हैं कि सरकार को क्या नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मूल अधिकार ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारे कुछ ऐसे अधिकार हैं जो हमें प्रत्येक दिशा में उपलब्ध होने ही चाहिए। राज्य किसी भी दशा में उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। तो मूल अधिकार इस रूप में वर्णित कर दिए गए। लेकिन अब मूल अधिकार ये बताते हैं कि राज्य को क्या नहीं करना चाहिए। हमारे मूलाधिकार नहीं छीनने चाहिए या ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे हमारे मूलाधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़े। तो दूसरा सवाल ये है कि राज्य को क्या करना चाहिए। राज्य को क्या करना चाहिए, तो भाग 3 में तो ये बता दिया गया राज्य को क्या नहीं करना चाहिए। तो भाग 4 में ये बताया गया कि राज्य को क्या करना चाहिए। तो ये राज्य के कर्तव्य हैं। किसके लिए? एक कल्याणकारी राज्य के लिए। हमने एक वेलफेयर स्टेट स्थापित किया है, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की है। यह कैसे पता चलता है? नीति निर्देशक तत्वों के अध्ययन के माध्यम से पता चलता है। तो नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए कर्तव्यों का निर्धारण करते हैं और राज्य के लिए एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसीलिए ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों संयुक्त रूप से संविधान की आत्मा है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, दोनों संयुक्त रूप से। इसके विषय में हमने पहले भी कहा था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की आत्मा पर प्रश्न पूछता है तो उद्देश्य का है। अगर डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा तो आर्टिकल 32 है और ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार संविधान की आत्मा फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों संयुक्त रूप से है। तो क्या प्रावधान किए गए हैं, फिर इश्यूज हम लोग चर्चा कर लेंगे। पहली बात आर्टिकल 36 राज्य को डिफाइन करता है। यहाँ राज्य का आशय आर्टिकल 12 में जो राज्य वर्णित हैं उनसे है। अनुच्छेद 12 में हमने पढ़ा था राज्य का आशय है भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। यही
राज्य की परिभाषा आर्टिकल 36 के लिए भी है। इसका मतलब है नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना इन सब की जिम्मेदारी है। लेकिन कैसे जिम्मेदारी है नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना? आर्टिकल 37 नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति बताता है, नेचर बताता है। क्या कहता है आर्टिकल 37? आर्टिकल 37 कहता है कि नीति निर्देशक तत्व जो भी डीपीएसपीज हैं वो नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है या न्याय योग्य नहीं है। इसका मतलब ये है कि न्यायालय में इन्हें लागू करवाने के लिए मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ ये है कि इन्हें विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं बनाया गया, इन्हें कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं बनाया गया, बल्कि नीति निर्देशक तत्व राज्यों के कर्तव्य के रूप में लिखे गए हैं। लेकिन कैसे कर्तव्य? नैतिक कर्तव्य के रूप में। ये नैतिक बाध्यता रखते हैं, यानी ये राज्य के नैतिक कर्तव्य हैं। इसका मतलब है कि ये राज्य के नैतिक कर्तव्य हैं। क्यों विधिक कर्तव्य नहीं बनाया गया? क्यों नैतिक बनाया गया? ऐसा इसलिए क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए हमें बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होगी। जैसे नीति निर्देशक तत्व कहता था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए पूरे देश में। तो अब संसाधन चाहिए, पैसे चाहिए। स्वतंत्रता के बाद भारत गरीब देश था, इतने संसाधन तो थे नहीं, तो कहाँ से संसाधन इकट्ठे किए जाएँ? तो इसके लिए कहा गया कि भई धीरे-धीरे पैसे इकट्ठे करते चलो और जब पैसे हो जाएँ, संसाधन हो जाएँ 10 साल में, तो 10 साल में व्यवस्था कर लो, 10 साल बहुत होते हैं। इसके बाद फिर लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कर दो। फिलहाल सरकारें नहीं कर पाईं, 40 साल तक नहीं कर पाईं, लगभग 50 साल तक नहीं कर पाईं। तब फिर न्यायालय ने कहा कि ये तो गलत बात है, क्योंकि बिना शिक्षा के व्यक्ति गरिमामयी जीवन कैसे जिएगा? गरिमामयी जीवन तो मूल अधिकार है और बिना मूलभूत शिक्षा के जी नहीं सकता। इसलिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को उच्चतम न्यायालय ने फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया। तो नैतिक कर्तव्य के रूप में है ये सारे के सारे कर्तव्य जो दिए गए हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इनका उल्लंघन होगा, क्योंकि आर्टिकल 37 ये कहता है कि जितनी भी डीपीएसपीज हैं, जितने भी नीति निर्देशक तत्व हैं, ये शासन में निहित मूलभूत तत्व हैं, फंडामेंटल्स हैं ये किसी भी शासन के फंडामेंटल्स हैं, ये किसी भी शासन के मूलभूत तत्व हैं। इसलिए राज्य से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह उनकी अवहेलना नहीं करेगा और उनका प्रत्येक दशा में पालन करेगा। तो ये नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति के बारे में है। मान लो राज्य अवहेलना कर ही बैठे तो डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा कि प्रत्येक 5 वर्ष पर सरकारों को जनता के सामने निर्वाचनों के माध्यम से जवाब देना होगा। ये नीति निर्देशक तत्व तो ऐसे रचे बसे गए हैं, इतने विस्तार रूप में निर्मित किया गया है कि अगर सरकार जनता के कल्याण के लिए कुछ भी करेगी तो वो किसी न किसी नीति निर्देशक तत्व को पूरा करती हुई नजर आएगी, और अगर सरकार जनता के कल्याण की उपेक्षा करेगी तो नीति निर्देशक तत्वों की अवहेलना नजर आएगी। तो इतने व्यापक रूप में ये रचे बसे गए हैं संविधान में। तो नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान इतने व्यापक रूप में संविधान में समाहित किया गया है। इसलिए सरकारों से यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उनका पालन न करें, उन्हें पालन करना ही होगा। तो ये डॉक्टर अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में ये संविधान में अपनी बात रखी और इस तरीके से नीति निर्देशक तत्वों को एक नैतिक कर्तव्य के रूप में समाहित कर लिया गया। अब कौन-कौन से नीति निर्देशक तत्व हैं? नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की। हालांकि आयरलैंड के संविधान में केवल एक आर्टिकल में नीति निर्देशक तत्व है, आर्टिकल 45 में। लेकिन हमारे यहाँ देखो, नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा 36 से 51 में है। 36 और 37 तो जनरल बातें हैं, राज्य और प्रकृति की बात है, लेकिन आर्टिकल 38 से लेकर के और 51 के बीच 18 अनुच्छेदों में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। इसका मतलब है कि भारत में जो नीति निर्देशक तत्व हैं, वो आयरलैंड के संविधान की तुलना में अत्यंत व्यापक है। संविधान उधार का बोरा नहीं है, कट एंड पेस्ट नहीं है, कॉपी पेस्ट नहीं है। संविधान एक व्यावहारिक संविधान है, गृहीत है, एडॉप्टेड है।
तो कौन-कौन से नीति निर्देशक तत्व हैं, हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए व्यवस्था बनाएगा। अब लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना राज्य का कार्य है। पहली बात कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राज्य की व्यवस्था बनाना कार्य है। ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें लोगों का अधिक से अधिक कल्याण हो सके और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सभी संस्थाओं में शामिल हो। देश में जितनी भी संस्थाएं बने वो सब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के आधार पर कार्य करें, ये देखना राज्य की जिम्मेदारी है। राज्य ऐसी व्यवस्था बनाए। दूसरी बात, जो आय की असमानता है हमारे देश में, ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया है 1978 द्वारा। आय की असमानता में कमी लाई जाए। समाप्त तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि जो योग्य है, जो ज़्यादा मेहनती है ज़्यादा कमाएगा, जो कम योग्य है, कम मेहनती है, कम कमाएगा, तो वो अंतर तो रहेगा। लेकिन फिर भी आय की असमानता में कमी लाई जाए और जो अवसर, प्रतिष्ठा और सुविधाओं की असमानता है, इसे समाप्त किया जाए। अवसर की असमानता, प्रतिष्ठा की असमानता और सुविधा की असमानता, इन समस्त असमानताओं को समाप्त किया जाए। ये राज्य का दायित्व है, आर्टिकल 38 कहता है। आर्टिकल 39 व्यापक प्रावधानों का वर्णन करता है। आर्टिकल 39 स्मॉल ए कहता है, 39 में बहुत सारे प्रावधान हैं। ये कहता है पुरुष और स्त्री को आजीविका के समान अवसर मिलने चाहिए, क्योंकि पहले आजीविका के समान अवसर पुरुष और स्त्री के लिए होते नहीं थे, भेद होता था। इसलिए यह अनुच्छेद कहता है कि भाई आजीविका के समान अवसर मिलने चाहिए। 39 स्मॉल बी कहता है कि जो देश के अधीन उत्पादन के संसाधन हैं, उन संसाधनों का ऐसा वितरण हो जिससे सभी का सर्वोत्तम हित हो सके। संसाधनों का ऐसा वितरण हो जिससे सभी का सर्वोत्तम हित हो। इसका मतलब यह हुआ कि संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण हो। संसाधन का मतलब क्या है? संसाधन का मतलब है जमीन, जंगल, खान, खनिज, इन सब का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित किया जाए। तो संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। तीसरा, जो उत्पादन के संसाधन हैं हमारे देश में, जैसे जमीन, खान, खनिज, उद्योग, ये सभी संसाधन के अलाभकारी संकेंद्रण पर रोक। संसाधन के अलाभकारी संकेंद्रण पर रोक, इसका मतलब यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो संसाधनों का दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति रखते हैं। उनके हाथों में संसाधन इकट्ठे न होने पाए, इन पर रोक लगाई जाए। जैसे विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, वर्तमान समय में इंडिगो भाई इंडिगो ने क्या किया? अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सरकार ने घोषणा कर दी कि भाई जो पायलट है उन्हें थोड़ा रेस्ट दो। तो ज़रूरत से ज़्यादा पायलट से काम करवाओगे तो एरोप्लेन उड़ा रहे हैं, सबके लिए रिस्क है। तो बस इंडिगो इस बात पे नाराज़ हो गया, क्योंकि ज़्यादा भर्ती नहीं करना चाहता, ज़्यादा खर्च नहीं बढ़ाना चाहता, अवैध कमाई करना चाहते हैं, इलीगल कमाई करना चाहते हैं। प्राइवेट सेक्टर के लोग इस देश में हर जगह करना चाहते हैं। वो तो सरकारों का अंकुश है, इसलिए अवैध कमाई कर नहीं पाते। टाटा जैसे उद्योग कम ही होते हैं जो अवैध कमाई की ओर प्रवृत्त नहीं होते, झुकाव नहीं रखते। अब वरना तो प्राइवेट सेक्टर अगर सरकार कंट्रोल ना करे तो अवैध कमाई करने की इच्छा रखने लगे। बस इंडिगो ने जानबूझकर ये सारी समस्या क्रिएट कर दी।
तो ये संसाधनों का अलाभकारी संकेंद्रण है। सरकार को इस पर कठोरता से निर्णय लेना चाहिए। ये लापरवाही है सरकार की कि सरकार इंडिगो को कंट्रोल नहीं कर रही है। तो संसाधनों का अलाभकारी संकेंद्रण, अहितकारी संकेंद्रण, इस पर रोक लगाने की जरूरत है। डी पॉइंट कहता है कि पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन। पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। क्योंकि पहले पुरुषों और स्त्रियों को वेतन देने में भेदभाव होता था हमारे समाज में, इसलिए यह व्यवस्था शामिल की गई कि वेतन देने में पुरुष और स्त्री के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। इसके अलावा जो पुरुष और स्त्री कामगार हैं, पुरुष और स्त्री कामगार मतलब श्रमिक, और बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग रोकना, स्त्री और पुरुष जो मजदूर होते हैं, श्रमिक होते हैं, कामगार होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनकी शक्ति का दुरुपयोग रोका जाए। कोई उनकी शक्ति का दुरुपयोग ना करे। यानी अगर कोई काम कराए तो पैसा दे, जबरदस्ती काम ना कराए, तमाम सारी बातें। और बच्चों की सुकुमार अवस्था का भी दुरुपयोग रोका जाए। ऐसा ना हो कि बच्चों से जबरन कार्य कराया जाए। हालांकि बाल श्रम को हम लोगों ने पढ़ा कि अलग से प्रतिबंध उस पर लगाने का प्रावधान किया गया है। और ये प्रावधान ये भी कहता है कि राज्य यह देखे कि इन सब को, पुरुष, स्त्री, बच्चे, इन सब को आर्थिक विवशता के कारण, पैसे की मजबूरी के कारण ऐसा कार्य न करना पड़े जो आयु या शक्ति के विपरीत हो। यानी बहुत जो वृद्ध व्यक्ति हों, बहुत मेहनत का काम, शारीरिक मेहनत का काम न करने पाए, बहुत छोटे बच्चे हैं, वे शारीरिक मेहनत का काम न करने पाए, तो ये सब सुनिश्चित करना, कमज़ोर मज़दूर हैं तो वे बहुत शारीरिक श्रम न करने पाएँ। तो ऐसा काम किसी को आर्थिक मजबूरी के कारण न करना पड़े, जिनकी इजाज़त उनकी आयु और शक्ति ना देती हो। एफ ये कहता है कि जो बालकों के विकास के अवसर दिए जाएँ। बालकों के सर्वांगीण विकास के अवसर हो। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 1976 द्वारा। ये प्रावधान ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। बच्चों को विकास का अवसर मिले, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, सबको विकास के अवसर के लिए खेलकूद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पोषण सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए। आज बच्चे कुपोषण के खूब शिकार हो रहे हैं, मैगी, पिज्ज़ा, बर्गर खा कर के। कोई बात नहीं, खाएँ, लेकिन पोषण युक्त आहार भी लें, ये ज़रूरी है। आंगनवाड़ी कार्यक्रम सरकार ने चलाया है, बच्चों को देती है आंगनवाड़ी के तहत पोषण युक्त आहार देती है। बड़े पोषण कर लेते हैं उसका। खेलने के लिए खिलौना दिया जाता है छोटे-छोटे बच्चों के लिए, बड़े खेल जाते हैं। तो करप्शन है हमारे यहाँ, लेकिन सरकारों ने व्यवस्था बनाई है, इस सब के लिए काम किया है। बालकों के विकास के अवसर हो और बालक एवं किशोर सभी की शोषण, आर्थिक व नैतिक परित्याग से रक्षा की जाए। हम लोगों ने देखा है कि बालकों के विरुद्ध अपराध बढ़े हैं हमारे यहाँ। हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब होता है देश में, ऑन एन एवरेज ऐसा कहा जाता है। तो ऐसी दशा में लाखों बच्चे हर साल गायब होते हैं।
कहीं न कहीं बाल श्रम, मानव तस्करी जैसी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता अगर ये रेट है तो, अगर ये दर है तो, चिंता की बात है। तो सरकारों को कदम उठाना चाहिए जिससे बच्चों की शोषण से रक्षा की जा सके और इंटरनेट पर तो उनके विरुद्ध अपराध और हो जाते हैं। आर्थिक और नैतिक परित्याग से उनकी रक्षा की जा सके, जिससे उनका नैतिक उत्थान, आध्यात्मिक उत्थान, मानसिक उत्थान, शारीरिक उत्थान ये सब किया जा सके। तो ये इतने प्रावधान आर्टिकल 39 ABCDEF में किए गए हैं। एक और प्रावधान जोड़ा गया आर्टिकल 39 में, आर्टिकल 39 कैपिटल ए जोड़ा गया। ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ये कहता है कि समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता जो गरीब लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता मिले। जो गरीब लोग हैं, उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता मिले और समान रूप से न्याय मिले, ये ज़रूरी है। इसलिए आर्टिकल 39 क्लॉज़ ए एक इक्वल जस्टिस सिस्टम प्रोवाइड करने की बात करता है और इसके लिए नालसा बनाया गया है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया है। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 पारित किया गया है। उसके अंतर्गत केंद्र से लेकर के तहसील तक विधिक सेवाएं की संस्थाएं स्थापित की गई हैं। वो हम लोग पढ़ते हैं जुडिशियल में। आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत के विषय में प्रावधान करता है कि ग्राम पंचायतें स्थापित की जानी चाहिए। बेसिकली बड़ा कंट्रोवर्शियल था क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में शुरू में शामिल करने के विरोधी थे। ऐसा नहीं था कि वो पंचायती राज व्यवस्था के विरोधी थे, उन परिस्थितियों में वे संविधान में शामिल करने के विरोधी थे क्योंकि उनका मानना था कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी जातिगत भेदभाव की दीवारें बड़ी गहरी हैं। अगर इस खाई के बीच हम पंचायतों की स्थापना कर देते हैं तो पंचायतें सिमट करके दबंगों के हाथों में चली जाएंगी और जो कमजोर वर्ग हैं वो जैसे आज शोषित हैं वैसे आगे भी शोषित रहेंगे। इसलिए पहले हम इन सामाजिक भेदभाव की दीवार को गिराएं, जाति व्यवस्था की कट्टरता को कमजोर करें और तब हम ग्राम पंचायतों की स्थापना करें। लेकिन इस कारण से उन्होंने विरोध किया। लेकिन इस दौरान गांधी जी की डेथ हो गई और कस्तूरी संथानम संविधान सभा में प्रस्ताव लेकर आए कि भाई ये तो गलत बात है। गांधी जी का स्वप्न था गांव का विकास, क्योंकि भारत की आत्मा गांव में बसती है और वो कहते थे कि पंचायतों के माध्यम से गांव का विकास होना चाहिए, सहकारिता के आधार पर होना चाहिए, तो गांधी जी की बात को शामिल कर लेना चाहिए। तो जब कस्तूरी संथानम ने ऐसा प्रस्ताव दिया तो फिर डॉक्टर अम्बेडकर सहमत हो गए, बोले चलो ठीक है संविधान में शामिल कर लेते हैं। लेकिन मेन धारा में शामिल करने के बजाय उन्होंने डीपीएसपी में शामिल कर दिया। इसका मतलब ये है कि राज्यों के लिए ये बाध्यकारी नहीं है और आगे चलकर फिर 73rd और 74th अमेंडमेंट में व्यवस्था अलग कर दी गई। तो आर्टिकल 40, आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 कहता है कि लोगों को राज्य से काम और शिक्षा मिलने का अधिकार होगा। कार्य, कार्य और शिक्षा, काम और शिक्षा। और कोई भी ऐसी दशा है, गरीबी है, अशक्तता है या किसी भी तरीके का अभाव है इत्यादि दशाओं में लोक सहायता यानी सरकारी सहायता, तो लोगों को काम करने का अवसर मिलना चाहिए। जैसे आज मनरेगा शामिल किया गया है, तो मनरेगा आर्टिकल 41 के अंतर्गत है। लोगों को शिक्षा दी जाए तो शिक्षा के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं, सबको शिक्षा मिले। गरीबी, अशक्तता, दिव्यांगता, अभाव, जीवन में किसी भी तरीके का अभाव है, बीमारी है, इन सब की दशा में लोक सहायता यानी सरकार से सहायता मिलना चाहिए। तो जैसे आयुष्मान योजना है, वृद्धावस्था पेंशन है, दिव्यांगों के लिए तरह तरह की योजनाएं हैं इत्यादि। ये सब आर्टिकल 41 के तहत सरकारें चलाती है।
आर्टिकल 42, आर्टिकल 42 कहता है कार्य की मानवोचित दशाएं। इसका मतलब ये है कि जहां भी कार्य करने का अवसर लोगों को मिले, वो दशाएं मानवीय होनी चाहिए, ह्यूमन कंडीशन होना चाहिए। अमानवीय दशाओं में किसी से काम नहीं लिया जाना चाहिए, चाहे सरकारी क्षेत्र हो चाहे प्राइवेट क्षेत्र। सरकार ये देखे तो लेबर कानून है हमारे यहाँ बनाए गए हैं, 150 से ज़्यादा थे अब तक। फिलहाल उनको ख़त्म करके 4 लेबर कानूनों में कन्वर्ट कर दिया गया। ये अच्छी बात है, अच्छा कदम है। प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता मैटरनिटी रिलीफ का मतलब है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन गर्भवती महिलाओं को सुविधाएं दी जाएं, सहायता दी जाए, उनके लिए कार्य किया जाए, गर्भवती महिलाओं की सहायता की जाए। तो प्रसूति सहायता, तो सरकार ने मातृत्व वंदना योजना चलाई है, और भी तरह तरह के स्वास्थ्य सेवाएं और सुविधाएं गर्भवती महिलाओं के लिए है। जहाँ कार्य करती हैं वहाँ पर 6 महीने की कम से कम छुट्टी का प्रावधान है, वो छुट्टी में नहीं गिना जाता उसे। तो इस तरीके के प्रावधान कर रखे गए हैं। आर्टिकल 43 है। आर्टिकल 43 में छोटी-छोटी कई सारी बातें हैं। पहली बात, आर्टिकल 43 कहता है कि जो कृषि और उद्योग में जो मज़दूर वर्ग हैं, कामगार हैं, कामगार लिखा जाता है मज़दूर के बजाय, अच्छा शब्द है, जो कामगार हैं, काम करने वाले लोग हैं, उन्हें रोज़गार दिया जाए, उन्हें काम दिया जाए। जो कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले मज़दूर हैं, उद्योगों के क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक हैं, कामगार हैं, उनके लिए रोज़गार का प्रबंध हो, सरकार ये देखे। केवल रोज़गार नहीं होना चाहिए, निर्वाह योग्य मज़दूरी होनी चाहिए। उनके जीवन का निर्वाह हो सके अच्छे तरीके से, निर्वाह हो सके, अ, भोजन, पेयजल, जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छे से जीवन यापन हो सके, निर्वाह योग्य मज़दूरी मिलनी चाहिए। अवकाश सुनिश्चित करने वाली कार्यदशाएँ, छुट्टी भी मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि छुट्टी लोगों के विकास के लिए, सामाजिक सांस्कृतिक विकास के लिए ज़रूरी है। वो लार्सन एंड टुब्रो का जो वो सीईओ था, वो कहता था कि भई 90 घंटे काम करो हफ्ते में, मेरा बस चले तो मैं संडे को भी 10 घंटे काम करवाऊँ, ना? तो ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। ये लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, हताशा के शिकार हैं ये लोग। ये लोग या तो लालच के शिकार हैं और या हताशा के शिकार हैं। स्वस्थ मस्तिष्क नहीं है इनका, इनके पास स्वस्थ बुद्धि नहीं है, स्वस्थ दिमाग नहीं है, मानसिक बीमारी के शिकार हैं। हाँ, ऊँचे पदों पर हैं, किस्मत अच्छी है, पैसा अच्छा कमा लिया उन्होंने, वो अलग बातें हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जो लोग इस तरीके से, मशीन की तरीके से लोगों से काम करवाने की इच्छा रखते हैं, वे मानसिक बीमारी के शिकार हैं या हताशा के शिकार हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं। स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति तो नहीं कहा जा सकता। ऐसा व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, जो लोगों से, दूसरे लोगों से मशीन की तरीके से काम करवाना चाहता हो। ये हमारी नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। तो अवकाश सुनिश्चित करने वाली कार्यदशाएँ होनी चाहिए, स्पष्ट रूप से कहा गया। सामाजिक सांस्कृतिक विकास के अवसर हों। जितने भी काम करने वाले लोग, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर उसके पास सामाजिक सांस्कृतिक विकास के अवसर नहीं होंगे, तो वो मानसिक रूप से बीमार हो जाएगा, वो मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए सामाजिक सांस्कृतिक विकास के अवसर उसे मिलना चाहिए, मनुष्य को। अगली बात, शिष्ट जीवन अवसर। प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक सभ्य जीवन स्तर अवसर मिले। शिष्ट जीवन स्तर हो सभी का, एक सभ्य जीवन व्यतीत कर सके। यह देखना राज्य की जिम्मेदारी सारी है, राज्य है देखे। और फिर गांधी जी आ गए यहाँ पर कि जितने भी कुटीर उद्योग हैं, ग्रामीण उद्योगों को कुटीर उद्योग कहते हैं,
कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत या सहकारी प्रयत्नों से बढ़ावा, व्यक्तिगत या सहकारी प्रयत्नों से बढ़ावा। तो ये आर्टिकल 43 है, जिसमें गांधी जी का भी दर्शन देखने को मिलता है कुटीर उद्योगों के रूप में। आर्टिकल 43 क्लॉज ए जोड़ा गया। ये मूल संविधान में नहीं था, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। छोटी छोटी बातें हैं ना डीपीएसपी में, कोई ऐसी कठिन बातें नहीं हैं जो समझ में ना आए। बस ये ध्यान रखना है कि किस आर्टिकल में कौन सी बात कही गई है। बाकी एक अच्छा जीवन जीने के लिए, एक अच्छे राज्य की स्थापना के लिए, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए ही ये सारी बातें हैं, ये सारे प्रावधान हैं। आर्टिकल 43 क्लास ए ये कहता है कि उद्योगों के प्रबंध में जो भी लोक उपक्रम हैं, लोक उपक्रम का मतलब सरकार के अधीन स्थापित किए जाने वाले उद्योग जितने भी हैं, लोक उपक्रम के प्रबंध में, उसके मैनेजमेंट में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। लोक उपक्रम के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि संगठन में तरीका क्या है काम करने का। आज जो परंपरागत तरीका है, परंपरागत तरीका ये है कि जो अपर मैनेजमेंट होता है वो डिसीजन लेता है, और डिसीजन लेने में वो कभी कर्मचारियों की राय नहीं लेता, कर्मचारियों से नहीं पूछता। जबकि व्यवहार में जो कार्य करने की दशाएं होती हैं वो थोड़ी जटिल होती हैं, भिन्न होती हैं, नाना प्रकार की चुनौतियां फेस की जाती हैं। लेकिन परंपरागत दृष्टिकोण यही है, प्रबंधक अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी समझता है, अपने आप को ज़्यादा योग्य समझता है। उसे लगता है कि मैं अपने कर्मचारियों से क्यों पूछूं, ये तो मेरी तौहीन होगी, तो वो पूछता नहीं है। लेकिन ऐसा संगठन कभी आगे जाता नहीं है, वो एक सीमा में ही बना रहेगा। अगर एक सीमा को पार करके आगे बढ़ना है तो ये कॉन्सेप्ट अपनाना पड़ेगा। अमेरिका में इस पर शोध हुए हैं, अध्ययन हुए हैं, मिशिगन स्टडीज़ हैं और तरह तरह की स्टडीज़ हैं। हम लोग पढ़ते हैं मैनेजमेंट के क्षेत्र में, हम बताते हैं, पढ़ाते हैं कि भाई इस तरीके की स्टडीज़ की गई हैं, और इसको हार्ट ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है, आधुनिक प्रबंध का हृदय कहा जाता है, और इसको कॉन्सेप्ट के तौर पर सहभागी प्रबंध कहा जाता है, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट कहा जाता है। स्टडीज बताती हैं कि अगर केवल इस कॉन्सेप्ट को लागू कर दिया जाए तो उत्पादन ढाई ढाई गुना बढ़ा है, 2.5 से 3 गुना बढ़ा है, बिना किसी चेंज के। ना तो कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई गई, ना उन्हें कोई प्रोत्साहन दिया गया, ना उन्हें बोनस की घोषणा की गई। केवल और केवल एक काम कर लिया गया कि जो प्रबंधकीय गतिविधियां हैं, यानी प्रबंधन जो निर्णय लेता है, उसमें कामगारों को भागीदार बना लिया गया। पूछा नहीं गया, पूछना अलग बात है, परामर्श लेना अलग बात है। उन्हें हिस्सेदार बनाया गया, उन्हें भागीदार बनाया गया, उनके साथ मिलकर निर्णय लिया गया, और जब उनके साथ मिलकर निर्णय लिया गया तो उत्पादन 2.5 से 3 गुना बढ़ गया अपने आप। ये स्टडीज बताती हैं। तो हमने संविधान संशोधन के माध्यम से प्रबंध जगत की इस आधुनिक संकल्पना को, इस मॉडर्न कॉन्सेप्ट को हमने अपने संविधान में जगह दी है, और इसे हम लोग सहभागी प्रबंध कहते हैं। इसे आधुनिक प्रबंध का हृदय कहा जाता है। हालाँकि इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो अगर लागू किया जाए तो उत्पादन हर जगह बढ़ता है। लेकिन आप सोचेंगे कि भई लागू क्यों नहीं होता? लागू इसलिए नहीं होता क्योंकि मनुष्य में एक स्वाभाविक अहंकार होता है, और जब वो किसी पद पर होता है तो उसका अहंकार मल्टीप्लाई हो जाता है, अहंकार बढ़ जाता है। अरे! मैं इतने ऊँचे पद पर, मैं इतने ऊँचे प्रबंधक के पद पर, प्रशासक के पद पर, मैं अपने नीचे कर्मचारियों से पूछूँ, क्यों पूछूँ? मुझसे बड़ा ज्ञानी कौन? फिर इसलिए अप्लाई नहीं होता। व्यक्ति का अहंकार इसमें सबसे बड़ी बाधा है। और संगठनों की कार्य संस्कृति है, वर्क कल्चर है। आर्टिकल 43 क्लॉज बी, ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 के द्वारा शामिल किया गया। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 के द्वारा शामिल किया गया।
अनुच्छेद 43 बी। और ये कहता है कि जितनी भी सहकारी समिति, ये भी गांधी बाबा का दर्शन है, क्योंकि सहकारी समितियां क्या होती हैं? सहकारी समितियां क्या होती हैं? सहकारी समितियां होती हैं जो मिलजुल कर कार्य करने की संस्कृति पर बनाई जाती हैं। जैसे मिल्क यूनियन है ना, मदर डेयरी है, पराग है, सरस है, सुधा है, अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरीके से जानी जाती हैं। तो ये कोऑपरेटिव एफर्ट के आधार पर काम करती हैं। हर आदमी अपना कंट्रीब्यूशन देता है, उस कंट्रीब्यूशन के मुताबिक उसे प्रतिफल मिलता है, पैसा मिलता है। तो अ, और बाकी जो सहकारी समितियाँ होती हैं, वो अपना एक कॉस्ट बियर करती हैं। तो इस तरीके का जो योगदान है सहकारी समितियों के माध्यम से, वो हमेशा अच्छे परिणाम देता है। जैसे भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व में नंबर 1 है। बहुत सारे फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा फैक्टर सहकारी समितियाँ भी हैं। तो सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन, सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, लोकतांत्रिक नियंत्रण, व्यावसायिक प्रबंध, इन सबको प्रोत्साहन दिया जाए, जिससे सहकारी समितियों की गुणवत्ता बढ़े। तो इसके लिए भारत सरकार ने अपने स्तर पर एक सहकारिता मंत्रालय स्थापित कर लिया है, जबकि सहकारिता राज्य सूची का विषय है। लेकिन चूंकि सहकारिता के माध्यम से विकास किया जा सकता है, गांधीयन थॉट है, गांधीयन फिलॉसफी है, इसलिए इसको प्रमोट किया जा रहा है। आर्टिकल 44 ये नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता है कि नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता निर्मित की जानी चाहिए। अभी समान सिविल संहिता की चर्चा आगे कर लेते हैं, पहले एक बार सारे आर्टिकल को लिख लेते हैं। आर्टिकल 45 इसे संशोधित कर दिया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा। हमने पहले भी चर्चा की थी कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया। तो अब इसमें 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा व पोषण का अधिकार राज्य को दिया गया, और पहले 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा थी इसमें, उसे मूलाधिकार बना दिया गया 86 अमेंडमेंट के द्वारा। तो इसकी भाषा चेंज कर दी गई। आर्टिकल 86 कहता है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और जो कमजोर वर्ग हैं उनके उत्थान के लिए प्रयास करना और उनकी शोषण व अन्याय से रक्षा करना, ये राज्य का कर्तव्य है, ये राज्य की जिम्मेदारी है। इसके बाद आर्टिकल 47 में छोटी छोटी बातें हैं। पहली बात, एक उच्च जीवन स्तर है, प्रत्येक व्यक्ति को उच्च जीवन स्तर मिले, क्वालिटी लाइफ व्यक्ति व्यतीत करे, केवल न्यूनतम सुविधाओं वाला जीवन न जिए, एक क्वालिटी लाइफ व्यक्ति व्यतीत करे, ये देखना राज्य की जिम्मेदारी है। इसके लिए सभी का स्वस्थ होना जरूरी है, इसलिए लोक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, पब्लिक हेल्थ पर ध्यान दिया जाए, पोषण पर ध्यान दिया जाए, सभी के पोषण का ध्यान रखा जाए। और मद्य निषेध, फिर यहां गांधी बाबा आ गए। मद्य निषेध का मतलब है कि शराबबंदी बड़ी मजेदार घटना थी। शराबबंदी के लिए संविधान सभा में प्रस्ताव लाया गया कि भाई पूरे देश में शराबबंदी कर दी जाए। अब जब ये प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया गया तो बड़ी चिंता हुई संविधान सभा के कुछ सदस्यों को। भाई जो सेवन करते थे उनके लिए तो चिंता का विषय था कि ये कौन सी बात है, और उसमें ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग भी थे, तो नाम लेना ठीक नहीं है, सब जानते हैं। तो ऐसी दशा में बहुत सारे लोगों के माथे पर बल पड़ गए, ये कौन सी बात है, संविधान बना रहे हैं,
शराबबंदी का इससे क्या लेना देना है? तो इस पर विचार विमर्श चल ही रहा था। तब तक जयपाल सिंह मुंडा आदिवासियों के नेता थे और उन्होंने संविधान सभा में कहा कि अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ जो जनजातियाँ हैं वो शराब से भोजन करती हैं और शराब से भोजन उनके कल्चर का पार्ट है। अगर हम शराबबंदी कर देंगे तो उनके कल्चर पर प्रहार पड़ेगा। तो उनका ये प्रस्ताव आते ही जिन लोगों की साँसें रुक गई थी कि हे भगवान, अगर शराबबंदी हो गई तो मेरा क्या होगा? तो उन्हें राहत की साँस मिली। नतीजा ये हुआ कि डॉक्टर अम्बेडकर ने तय किया कि जो प्रावधान हैं मद्य निषेध के, शराबबंदी को लेकर के, वे अ, नीति निर्देशक तत्वों में शामिल कर दिए जा रहे हैं। राज्य चाहें तो उन्हें लागू कर सकते हैं। तो जैसे गुजरात में, बिहार में मद्य निषेध को लागू किया गया है, तो लागू किया जा सकता है। देश में भी, राज्यों में भी लोकल बॉडीज़ भी कर सकती हैं जो चाहें, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व में राज्य में सब शामिल है, हमने पढ़ा है। तो ये मद्य निषेध, ये भी गांधीयन दर्शन है। यहाँ ये कहा गया है, मद्य निषेध में जो लाइन पंक्ति लिखी गई है उसका प्रावधान ये है कि मेडिसिनल पर्पस को छोड़कर, दवाओं के उपयोग को छोड़ कर के जो मादक पदार्थ हैं उनका उपयोग नहीं होगा, नशीले पदार्थों का उपयोग नहीं होगा। क्योंकि जैसे अफ़ीम आदि है तो उनका उपयोग, ओपियम का उपयोग हम लोग दवा बनाने में करते हैं। तो मेडिसिनल पर्पस में यूज़ होगा, बाकी नहीं होगा। आर्टिकल 48 आर्टिकल 48 कहता है, ये भी गांधीयन फिलॉसफी है कि कृषि वैज्ञानिक तरीके से हो, उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाए, वैज्ञानिक तरीके से उर्वरकों का प्रयोग किया जाए, तो वैज्ञानिक तरीके से खेती हो। जो कृषि के लिए पशु हैं उनका वैज्ञानिक प्रबंधन हो, वैज्ञानिक रीति से प्रबंधन हो। तो पशुओं की नस्लों में सुधार हो, बीमारियों से रक्षा हो, तो वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन किया जाए। और गोवध, गाय के वध, गाय की हत्या, दुधारू पशुओं एवं बछड़ों के वध पर रोक हो। तो गो हत्या या दुधारू पशुओं और बछड़ों की हत्या पर रोक लगाना राज्य की जिम्मेदारी है, राज्य यह सुनिश्चित करे। आर्टिकल 48 कैपिटल ए, ये प्रावधान ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। ये कहता है कि राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह पर्यावरण का संरक्षण करे। बड़ा खराब है पर्यावरण, दिल्ली में हर साल खराब हो जाता है 2-2.5 महीने, ऐसी टोपोग्राफी है यहाँ की। और सरकारें कोई विशेष ध्यान देती नहीं है, ये समझ करके वन संरक्षण हो। सरकारें ध्यान दें तो नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन सरकारें भी लापरवाह हैं। जीवों का संरक्षण, तो पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीवों का संरक्षण, ये आर्टिकल 48 कैपिटल ए के अंतर्गत राज्य की जिम्मेदारी है, राज्य का कर्तव्य है। आर्टिकल 49 कहता है कि जो राष्ट्रीय स्मारक हैं, राष्ट्रीय स्मारक कौन होंगे? जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थल हैं हमारे देश में, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थल हैं, जिन्हें संसद ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर रखा है, उनका संरक्षण किया जाए, उनको नष्ट होने से बचाया जाए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 50 कहता है कि लोक सेवाओं में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाए। इसका मतलब क्या है? लोक सेवाओं में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण हो, लोक सेवाओं में अंतर हो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जैसे जिले में डीएम होता है और डिस्ट्रिक्ट जज होता है, दो अलग अलग पोस्ट होती है। तो डीएम अलग हो, डिस्ट्रिक्ट जज अलग हो। चूंकि पहले
एक ही हुआ करता था हमारे देश में। जब कॉर्नवालिस भारत आया, तो उसने पहली बार इस विचार को दिया, इसीलिए इसे कॉर्नवालिस कोड कहते हैं। फिर हमने इस विचार को सीआरपीसी में अपनाया और अब सीआरपीसी खत्म कर दी गई, उसे नागरिक सुरक्षा संहिता कहते हैं। तो अब हमने इस विचार को नागरिक सुरक्षा संहिता में लिख दिया, जिसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर अलग है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर अलग है। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर अलग वर्णित की गई है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर अलग वर्णित की गई हैं। तो इसे हम लोग लोक सेवाओं में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण कहते हैं। आर्टिकल 51 ये कहता है, 4 बातें हैं इसमें, कि राज्य की यह ज़िम्मेदारी है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को प्रोत्साहन दे। केवल देश के लिए ही नहीं, वसुधैव कुटुंबकम का भाव है हमारी संस्कृति में, सनातन संस्कृति में। तो इस सनातन संस्कृति के वसुधैव कुटुंबकम के भाव को, भारतीय संस्कृति के इस वसुधैव कुटुंबकम के भाव को संविधान में समाहित किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रोत्साहन हो। राष्ट्रों के मध्य सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित किए जाएं। हर देश एक दूसरे देश के साथ सम्मानजनक, सम्मानपूर्ण संबंधों की स्थापना करे। तीसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का आदर व पालन हो। जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां हों, समझौते हों, क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय वस्तु होती हैं। यद्यप अंतर्राष्ट्रीय कानून बाध्यकारी प्रकृति के नहीं होते, लेकिन फिर भी एक रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों का आदर और पालन करें। भारत सरकार के ऊपर भी ये जिम्मेदारी है कि ऐसा करें। और अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय विवाद है हमारा, दूसरे देशों के साथ हमारा कोई विवाद है, तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय विवाद का समाधान, दूसरे देशों के साथ विवाद का समाधान माध्यस्थम के द्वारा किया जाए, आर्बिट्रेशन के द्वारा किया जाए। आर्बिट्रेशन में दोनों पक्षों की सहमति शामिल होती है। दोनों पक्षों की सहमति से एक मध्यस्थ नियुक्त किया जाता है, उसी को माध्यस्थम कहते हैं। तो दोनों पक्षों की सहमति से माध्यस्थ नियुक्त होता है। तो इस माध्यस्थम के द्वारा जो निर्णय दिया जाता है उसको पंचाट कहते हैं, अवार्ड कहते हैं। और ये अवार्ड दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है, क्योंकि वह दोनों पक्षों की सहमति से नियुक्त किया जाता है। इसलिए यह विवाद के समाधान का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। तो आर्टिकल 51 इन प्रावधानों का वर्णन करता है। तो भारतीय संविधान में इतने नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल 38 से लेकर के 51, जिसमें बीच-बीच में कुछ नए जोड़े भी गए हैं, 39 कैपिटल ए, 43 कैपिटल ए इत्यादि, इन सब को जोड़ करके टोटल 18 आर्टिकल्स हैं, जिसमें ये नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं। ये नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधान हैं। अब हमने इसमें एक इशू अभी चर्चा की थी कि भाई यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का वर्णन हमारे संविधान में किया गया है। समान सिविल संहिता काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड क्या है? यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड, समान मतलब सभी के लिए एक जैसा। सिविल का मतलब है नागरिक, नागरिकों के आचरण से संबंधित। और संहिता का मतलब है नियमों का समूह, नियमों का समूह। इसी को समान सिविल संहिता कहते हैं। इसका मतलब है कि समान सिविल संहिता का आशय है नागरिकों के आचरण से संबंधित नियमों का समूह सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए।
यानी सार्वजनिक जीवन में, हम सार्वजनिक जीवन की बात कर रहे हैं, सार्वजनिक यानी पब्लिक लाइफ में, व्यक्तिगत जीवन में नहीं, घर के चहर दीवारी के भीतर नहीं। तो सार्वजनिक आचरण के नियम, सार्वजनिक आचरण किसे कहेंगे? ऐसा आचरण जिसका दूसरों पर प्रभाव पड़ता हो। निजी आचरण वो है जिसका हम पर खुद अकेला प्रभाव पड़ रहा है, दूसरे प्रभावित नहीं हो रहे हैं। सार्वजनिक आचरण वे हैं जो अ, हम उन आचरणों को करें और उनसे दूसरे प्रभावित हों, अन्य लोगों पर असर पड़े, तो उसे सार्वजनिक आचरण कहेंगे। तो समान सिविल संहिता का आशय हो गया कि सार्वजनिक आचरण के ऐसे नियमों का निर्धारण करना जो सभी नागरिकों के लिए एक जैसे हों, जो सभी नागरिकों के लिए एक जैसे हों। इसका आशय है कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति देना, यानी मरने के बाद संपत्ति किसके पास जाएगी? पत्नी के पास जाएगी, पुत्र के पास जाएगी, कैसे, आदि तमाम बातें। उत्तराधिकार, संपत्ति का बंटवारा, संपत्ति का दान करना, गुजारा भत्ता देना तलाक के बाद, या फिर बच्चा गोद लेना, दत्तक ग्रहण कहते हैं, इत्यादि। ये सब विषय सभी के लिए एक जैसे होने चाहिए। क्यों एक जैसे होने चाहिए? क्योंकि आज ये विषय तथाकथित रूप से धर्म की मान्यताओं पर आधारित है, क्योंकि बेसिकली वो धर्म तो है नहीं। भारतीय संस्कृति के लिए धर्म का मतलब है मूल्य आधारित आचरण, वैल्यू बेस्ड लाइफ। लेकिन फिलहाल रिलीजन बेस्ड है, हम कह सकते हैं कि रिलीजन बेस्ड है। अलग अलग रिलीजन की मान्यताएं अलग अलग हैं, उन्हीं पर आधारित किए गए हैं, और यहीं से व्यक्तिगत कानून जन्मे हैं। लेकिन एक सभ्य समाज यह अपेक्षा करता है कि ऐसे आचरण के नियम तार्किकता, वैज्ञानिकता से युक्त होने चाहिए, तार्किक और वैज्ञानिक मान्यताओं पर आधारित होने चाहिए, न कि धर्म की मान्यताओं पर आधारित होने चाहिए, रिलीजन की मान्यताओं पर आधारित नहीं होने चाहिए। पाश्चात्य देशों में ऐसा ही है, विकसित देशों में ऐसा ही है, सभ्य देशों में ऐसा ही है। हम भी सभ्य राष्ट्र बन सकें, इसलिए संविधान निर्माताओं ने सोच समझ करके, काफ़ी विचार विमर्श करके यह तय किया कि हम भी अपने लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएंगे, और धर्म के मामलों में हमें पूरी आज़ादी होगी। आर्टिकल 25 से 28 धर्म के मामलों में पूरी आज़ादी देता है, लेकिन जो भौतिक जीवन के आचरण के नियम होंगे उनमें धर्म के मामलों में भेद नहीं होगा। ये भौतिक जीवन से संबंधित है, भौतिक जीवन संबंधी। और जो धर्म है हमारा, धर्म हमारे आध्यात्मिक जीवन से कनेक्ट करता है। धर्म हमें बताता है कैसे पूजा पाठ करेंगे, कैसे साधना करेंगे, कैसे ईश्वर की प्राप्ति करेंगे, कैसे मोक्ष प्राप्त करेंगे, कैसे आध्यात्मिक उत्थान करेंगे, कैसे नैतिक उत्थान करेंगे। ये धर्म बताता है, ये धर्म का कार्य है। और विवाह करना, तलाक देना, संपत्तियां खरीदना, संपत्ति का उत्तराधिकार देना, बच्चा गोद लेना, इसका धर्म से कोई लेना देना तो है नहीं, इसका अध्यात्म से कोई लेना देना तो है नहीं, इसका ईश्वर से कोई लेना देना तो है नहीं। ये तो भौतिक जीवन की चीज़ें हैं, भौतिक जीवन की चीज़ें हैं। तो भौतिक जीवन की चीज़ें तार्किक नियमों पर आधारित होनी चाहिए, वैज्ञानिक नियमों पर आधारित होनी चाहिए, कानून पर आधारित होनी चाहिए, ना कि धर्म की मान्यताओं पर। क्योंकि धर्म आध्यात्मिक उत्थान के लिए है, पूजा पाठ के लिए है, नैतिक उत्थान के लिए वो रास्ता बताता है। तो इसलिए संविधान निर्माताओं ने ये तय किया कि जो भौतिक जीवन के नियम हैं, विवाह, तलाक आदि, ये सब भौतिक जीवन की चीज़ें हैं। तो भौतिक जीवन के जो नियम हैं, ये तार्किक मान्यताओं पर आधारित होंगे। हम सब मिल बैठेंगे और मिल बैठ करके ऐसे नियमों का प्रतिपादन करेंगे। इन्हीं को समान सिविल संहिता कहा जाएगा। क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा तो महिलाओं पर पड़ने वाला है, क्योंकि सभी धर्मों में महिलाओं के साथ कुछ न कुछ भेदकारी व्यवहार हैं। हालाँकि हिंदू धर्म के लिए हिंदू कोड बिल संसद में पेश किया गया, पारित किया गया, थोड़े बहुत चेंजेस ला दिए गए। जैसे पहले हिंदुओं में भी बहुविवाह की प्रथा थी, लेकिन फिलहाल अब हिंदुओं में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन मुस्लिमों में बहुविवाह जैसी बुराई आज भी प्रचलन में है। बुराई है, बहुत बड़ी बुराई है। धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए जितनी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उन इस्लामिक कंट्रीज़ में बहुविवाह बैन है, क्योंकि यह एक बुराई है। लेकिन हमारे यहाँ धर्म का आवरण चढ़ा करके इसको जबरन इसका पालन होता है।
जबरन इसका प्रयोग होता है। एक बुराई है, कुरीति है, महिलाओं के अधिकारों का हनन है, महिलाओं के साथ अन्याय है और महिलाओं के साथ समतामूलक व्यवहारों की अवहेलना है। यह महिलाओं के शोषण और अन्याय का साधन है। तो अगर तार्किक और वैज्ञानिक मान्यताओं के आधार पर हम सार्वजनिक जीवन, भौतिक जीवन हम कह रहे हैं बार-बार, सार्वजनिक कहने पे नहीं समझ पाएँगे। तो अगर इस भौतिक जीवन के आचरण के नियम हम तार्किक और वैज्ञानिक मान्यताओं के आधार पर बनाएँ, तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा महिलाओं के जीवन पर पड़ने वाला है। उनको संपत्तियों से वंचित किया जाता है, रूढ़ियों और परंपराओं के अधीन उन पर बहुत सारी चीज़ें थोप दी जाती हैं, उनकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है। तो अगर हम तार्किक और वैज्ञानिक मान्यताओं के आधार पर चीज़ों का निर्धारण करेंगे, तो महिलाओं के साथ न्याय होगा, महिलाओं को समान अधिकार मिलेगा, तो सबसे बड़ा प्रभाव तो महिलाओं के जीवन पर आएगा। इसके अलावा हमें सभ्य आचरण करने की प्रेरणा मिलेगी, हम एक सभ्य नागरिक के रूप में जीवन यापन कर सकेंगे, एक सभ्य समाज की स्थापना में सहायता प्राप्त होगी। इसलिए संविधान निर्माताओं ने बड़े दूरदर्शिता के साथ सोच करके एक भविष्यलक्षी और तार्किक समाज की स्थापना के लिए, एक सभ्य समाज की स्थापना के लिए यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को बनाने का प्रस्ताव रखा, संविधान में प्रावधान किया। लेकिन अब यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को लेकर के चैलेंज हो गया। चैलेंज इसलिए हो गया क्योंकि जिन लोगों ने संविधान बनाया, जब उन्हीं लोगों को सरकार बनाने का मौका मिला, क्योंकि जो लोग संविधान सभा के सदस्य थे, वही लोग सरकार बनाने में शामिल हो गए, प्रधानमंत्री, मंत्री सारे लोग वही बने। तो जब उन्हें सरकार बनाने और चलाने का मौका मिला, तो वो पलटी मार गए। संविधान में जो प्रावधान लिखा गया, उन प्रावधानों का पालन करने से विमुख हो गए। स्वांतः सुखाय सरकार चलाने लगे, स्वयं के सुख से सरकार चलाने लगे। जो उन्हें सूट करता था, जो उन्हें अच्छा लगता था, केवल उन प्रावधानों के आधार पर सरकार चलाने लगे। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि संविधान अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान करता है। संविधान लागू होने के 40 साल तक, 4 दशक तक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना नहीं की गई। पहली बार सरकारी आयोग की सिफारिश के आधार पर 1990 में की गई। क्यों? स्वतः सुखाए सरकार चलने लगी। तो अंतर्राज्यीय परिषद के प्रावधान को संविधान में दफन कर दिया गया। आर्टिकल 263 को लागू ही नहीं किया गया, 4 दशक तक लागू नहीं किया गया। उसी तरीके से आर्टिकल 44 ये राजनीतिक तुष्टीकरण का साधन बन गया। इसलिए राजनीतिक प्रतिबद्धता का अभाव प्रदर्शित होने लगा और सरकारों ने इस दिशा में भी कठोर कदम नहीं उठाए, प्रभावी कदम नहीं उठाए। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर जो विधि और न्याय मंत्री थे और प्रधानमंत्री को लेकर के इस बात में काफ़ी तनातनी चलती थी और अंत में डॉक्टर अंबेडकर ने मंत्रिमंडल छोड़ ही दिया, चले गए मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देकर। और अंत में उन्होंने यह तक कह दिया कि अगर इस संविधान को जलाना होगा तो इस संविधान को जलाने वाला पहला व्यक्ति मैं हूँगा। ये डॉक्टर अंबेडकर का राज्यसभा में दिया गया कथन है। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों कह रहे हो आप? तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं? हम मंदिर बनाते हैं जिससे कि भगवान उसमें आकर के रहे और जब शैतान आकर रहने लगेगा तो मंदिर को नष्ट करने के अलावा क्या रास्ता रह जाएगा? तो हम संविधान बनाते हैं जिससे संविधान के अनुसार हम इस व्यवस्था को सुचारू तरीके से चला सकें और अगर संविधान को हमें पालन ही नहीं करना है, लागू ही नहीं करना है, तो संविधान बनाने का मतलब क्या होगा? तो डॉक्टर अंबेडकर काफ़ी असंतुष्ट थे, विधि और न्याय मंत्री थे हमारे और इसीलिए वो त्यागपत्र देकर के चले गए। तो शुरुआती दौर से ही, प्रथम सरकार से ही जो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को बनाने को लेकर अप्रोच था, केवल यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड ही नहीं, मैंने बताया संविधान के अन्य प्रावधानों को लेकर के वो अवहेलनात्मक दृष्टिकोण की शुरुआत हो गई और उसका परिणाम ये हुआ कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दे, जैसे विषय नित प्रति विवादों में घिरते चले गए। यहाँ पर मेरे इस कथन को बताने का आशय किसी की आलोचना करना नहीं है, मैं आपको तथ्य बता रहा हूँ। आप उठा के देखें, अंतर्राज्यीय परिषद की पहली स्थापना 1990 में हुई, 4 दशक बाद। संविधान लागू हो गया 1950 में, जबकि संविधान लागू होने के बाद अंतर्राज्यीय परिषद तुरंत बननी चाहिए थी, 40 साल बाद बनी। फैक्ट है ये सारी चीज़ें। डॉक्टर अंबेडकर का ये कथन जो मैंने बताया, जो उन्होंने राज्यसभा में दिया, डॉक्टर अंबेडकर मंत्रिमंडल छोड़कर चले गए इन्हीं विवादों के कारण, इन्हीं सब मुद्दों के कारण। तो ये सब फैक्ट हैं, इसको राजनीतिक रूप से समझने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप कोई भी बात कहिए तो बच्चे उसे तुरंत राजनीतिक एंगल से समझने लगते हैं।
राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। लेकिन ये संविधान पढ़ने का तरीका नहीं है। हम संविधान पढ़ रहे हैं, तथ्य के आधार पर पढ़ रहे हैं। केवल वही बातें करेंगे जो तथ्यगत हैं, जो तथ्य के अनुसार उचित है। जो तथ्य के अनुसार उचित नहीं है, वो बातें हम आपसे यहाँ पर नहीं करेंगे। केवल फैक्ट बताएँगे। जो एनालिसिस है वो भी केवल फैक्ट बेस्ड होगी, फैक्ट के अलावा नहीं। उसमें कोई पॉलिटिकल एंगल शामिल नहीं होना चाहिए, ना हमारे दृष्टिकोण में, ना आपके दृष्टिकोण में। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के अनुसार लागू होना चाहिए, किंतु राजनीतिक प्रतिबद्धता के अभाव के कारण, सरकारों की उपेक्षापूर्ण भावना के कारण यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हो सका। धीरे-धीरे जब लोगों में समझ आनी शुरू हुई और इस तरीके से तुष्टीकरण का भाव मजबूत होने लगा, तो धर्म के आधार पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध प्रारंभ हो गया। और चूंकि धर्म, मार्क्स कहता है कि धर्म का नशा अफीम से भी बुरा होता है, इसलिए धार्मिक कट्टरता का सहारा लिया जाने लगा और धार्मिक कट्टरता के आधार पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया जाने लगा। देश में जनता के बड़े समुदाय में पर्याप्त जागरूकता का अभाव है। लोग ये नहीं जानते कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का असली रूप क्या है। लोग ये नहीं जानते कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का असली फ़ायदा क्या है। इस जागरूकता के अभाव के कारण या तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन नहीं किया जाता या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया जाता है। तो अगर हम एक सकारात्मक वातावरण बनाएं, जो धर्म के लोग हैं उनसे कहें कि भई आप धर्म की उदार व्याख्या करें, उनके बीच हम एक संवाद स्थापित करें, सभी धर्म के अनुयायियों के बीच लोगों को जागरूक बनाएं, तो परस्पर संवाद और सहमति के आधार पर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का रास्ता हम तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ राजनीतिक प्रतिबद्धता भी दिखानी होगी और राजनीतिक संकीर्णता का परित्याग करके और राजनीतिक सर्वसम्मति भी विकसित करनी होगी। तभी यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का रास्ता निर्मित हो सकता है, लेकिन बनाया जाना चाहिए। ये भारत के भविष्य के लिए अच्छा है, उपयोगी प्रावधान है। अब कभी-कभी ये कहा जाता है कि ये पंथ निरपेक्षता का विरोधी है, धर्म की स्वतंत्रता का विरोधी है, लेकिन ये तर्कसंगत नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर से बड़ा विद्वान नहीं है कोई, न उस समय तो कोई नहीं था फिलहाल। जब तक डॉक्टर अंबेडकर जीवित थे, डॉक्टर अंबेडकर से ज़्यादा पढ़ा लिखा और उनसे ज़्यादा विद्वान व्यक्ति 1956 तक इस देश में कोई नहीं था। और जब संविधान सभा में चर्चा हुई यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, तो सारे एंगल से चर्चा हुई। हमने संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार लिखा भी है, पंथ निरपेक्ष की भावना को अपनाया भी है, उसके बावजूद भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का वर्णन भी किया गया है। तो सीधा-सा मतलब है कि ये इसका विरोधी नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जो धर्म की स्वतंत्रता है, वो हमारे धर्म के मामलों के लिए है। धर्म पूजा-पाठ, मोक्ष, अध्यात्म, ईश्वर की प्राप्ति, इन सब का रास्ता बताता है। धर्म ये नहीं बताता कि घर में बैठ कर के खाना कैसे पकाओगे, धर्म ये नहीं बताता कि विवाह कैसे करोगे, धर्म ये नहीं बताता कि खाना क्या खाओगे। ये सब तो भौतिक जीवन के नियम हैं। इनको हम धर्म से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? इनको हम धर्म से कैसे जोड़ सकते हैं? तो ये हमारी गलती है कि हमने भौतिक जीवन को धर्म से जोड़ा है। हमने भौतिक जीवन को धर्म से जोड़ा है। ये हमारी गलती है। इसलिए ये सुधार भी हमें ही करना पड़ेगा। इसके लिए हम धर्म को दोष क्यों दें? तो जो ये लोग कहते हैं कि धर्म की स्वतंत्रता पर प्रहार होगा, धर्म की स्वतंत्रता पर कोई प्रहार नहीं होगा, क्योंकि धर्म की आज़ादी तो अक्षुण्ण है आर्टिकल 25 में, उस पर कोई प्रहार नहीं होने वाला। ये तो भौतिक जीवन से जुड़ा हुआ नियम है। ये भौतिक जीवन से जुड़ा हुआ नियम है। धार्मिक जीवन तो धार्मिक जीवन तो उपेक्षित है। धार्मिक जीवन में छेड़छाड़ होगी ही नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड से धार्मिक जीवन में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। धर्म संबंधी आचरण में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। केवल भौतिक जीवन के आचरण में छेड़छाड़ होगी, और होना भी चाहिए। हमें तार्किक मान्यताओं को अपनाना चाहिए, आधुनिक मान्यताओं को अपनाना चाहिए, और नित प्रति अपना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं अपना रहे हैं। भाई, तुरंत दिया जाने वाला 3 तलाक अभी तक धर्म के आवरण के अधीन लोग कहते थे मान्य है, लेकिन अब न्यायालय ने उसको अवैध घोषित कर दिया ना। अब न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया, तो अब नहीं दे सकते ना तुरंत 3 तलाक। हुआ ना प्रतिबंधित। हिंदुओं में बहुविवाह था, हुआ ना प्रतिबंधित, नहीं कर सकते। तो जिन बातों को गलत तरीके से धर्म के आवरण के अधीन रखा गया है और वो भौतिक जीवन से संबंधित हैं, अगर हम उन धर्म के आवरण को हटाते हैं, तो ये धर्म की स्वतंत्रता पर प्रहार कहाँ करता है? इसलिए धर्म की उचित, उदार, आधुनिक, सृजनात्मक, व्यापक व्याख्या करने की आवश्यकता है।
धर्म को संकीर्णता के नज़रिए से देखेंगे तो ये वर्तमान समाज के लिए और भविष्य के समाज के लिए, दोनों के लिए विनाशकारी साबित होगा, विनाशकारी साबित होगा। बढ़ता हुआ धार्मिक कट्टरपंथ और धार्मिक कट्टरपंथ के आधार पर बढ़ता हुआ आतंकवाद इसकी जीती जागती तस्वीर है, जीती जागती तस्वीर है। इसलिए अगर हम भविष्य में एक अच्छा समाज देना चाहते हैं, तो अभी भी समय है, चेत जाओ, अभी भी समय है, चेतना प्रदर्शित कर लो, अभी भी समय है, जग जाओ। भौतिक जीवन को धर्म से दूर कर दो, अभी भी समय है, भौतिक जीवन को धर्म से दूर कर दिया जाए। और जो पंथ निरपेक्षता का विचार है, वो पंथ निरपेक्षता का विचार हमारे धार्मिक जीवन से जुड़ा हुआ है और उस धार्मिक जीवन पर संविधान का यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई प्रहार नहीं करता। इसलिए ये आलोचना लोग करते हैं, ये पंथ निरपेक्षता पर प्रहार होगा, लेकिन नहीं है, ये पंथ निरपेक्षता की लोग गलत व्याख्या करते हैं। एक बात। दूसरी बात, आखिरकार देखो, अभी अमेरिका में ट्रंप ने अभी नवंबर महीने में आदेश पारित किया और उन्होंने कहा कि सेना में जो लोग काम कर रहे हैं, वो धर्म के आधार पर दाढ़ी, मूंछ नहीं रख सकते। नहीं रख पाएंगे ना अब, तो जाके वहां आंदोलन करो, हिंसा करो कि धर्म की मान्यता पर प्रहार है। नहीं कर सकते। तो धर्म की व्याख्या स्वांतः सुखा है, अपने सुख के हिसाब से अलग अलग है। ऐसे थोड़ी चलता है, ऐसे थोड़ी होता है। धर्म के नियम हर जगह फिर एक जैसे होते हैं। धर्म का जो आचरण है, अगर हम उसे धार्मिक जीवन से जोड़कर रखेंगे तो उस पर प्रहार कभी नहीं होगा, लेकिन अगर भौतिक जीवन से जोड़ के रखेंगे तो प्रहार तो होगा ही होगा। आज नहीं तो कल होगा, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि धर्म भौतिक जीवन के लिए बनाया ही नहीं गया है। हम जोड़ेंगे तो गलत कर रहे हैं, और अगर गलत करेंगे तो गलत चीज़ों पर प्रहार तो आज नहीं तो कल होना ही होना है। तो इसलिए पंथ निरपेक्षता की गलत व्याख्या करना उचित नहीं है, सही व्याख्या की जानी चाहिए। एक बात, कुछ लोग यह भी आलोचना करते हैं, आलोचना बता रहे हैं इसकी, कुछ लोग यह भी आलोचना करते हैं कि यह जनजातियों की संस्कृति पर प्रहार करेगा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि जो जनजातियों की परंपरागत संस्कृतियां हैं, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा तो उस पर प्रहार होगा। लेकिन क्या हम इस आधार पर कि जनजातीय संस्कृति पर प्रहार होगा, हम जनजातियों को आदिम युगीन व्यवस्था में जीने के लिए छोड़ दें? ऐसा तो नहीं किया जा सकता। उनके जीवन में भी तार्किकता लाने की जरूरत है, उनके जीवन में भी वैज्ञानिक मान्यताओं को समावेश करने की आवश्यकता है। इसलिए जहां परिवर्तन की गुंजाइश है, चाहे वो जनजातियां ही क्यों ना हो, वहां चेंज करने की जरूरत है। क्या जनजातियों को आधुनिक मोबाइल से कनेक्ट नहीं किया जाना चाहिए? क्या जनजातियों को यह बताना कि विवाह का पंजीकरण जरूरी है, यह उनकी मान्यताओं पर प्रहार हो जाएगा? क्या उनकी संस्कृति पर आघात हो जाएगा? नहीं होगा। जो हमारी मान्यताएं हैं हम अपना सकते हैं। 7 फेरे लेना है विवाह के लिए, बिल्कुल लो, कोई मनाही नहीं है। 3 बार कबूल करना है विवाह के लिए, बिल्कुल कबूल करो, कोई मनाही नहीं है। जनजातियों में जो कल्चर है बिल्कुल अपनाओ, कोई मनाही नहीं है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि कानूनी रूप से विवाह मान्य तभी होगा जब वो पंजीकृत होगा। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हम अपने रिचुअल्स फॉलो कर सकते हैं, उन्हें नष्ट करने की जरूरत नहीं है। बस अंतर यह है कि उन रिचुअल्स को कानूनी रूप से वैध नहीं माना जाएगा, अवैध भी नहीं माना जाएगा, इलीगल भी नहीं माने जाएंगे। इस अंतर को समझने की जरूरत है समाज को, लोगों को। जो रिचुअल्स हैं वो हमारे अवैध भी नहीं होंगे, लेकिन उन रिचुअल्स को कानूनी रूप से वैध भी नहीं मानेंगे। इतनी सी बात है। यानी हम वो रिचुअल्स फॉलो कर सकते हैं, लेकिन केवल उन रिचुअल्स के आधार पर विवाह को वैध नहीं माना जाएगा। बस इतनी सी बात है। इसमें कोई बुराई भी नहीं है मुझे लगता है। अगर थोड़े पॉजिटिव माइंडसेट से सोचा जाए तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं होती। लेकिन अब वो पॉजिटिव माइंडसेट लेकर आए कहाँ से? सवाल तो ये है। धार्मिक कट्टरता ने अफीम के रूप में दिमाग में इतना नशा भर रखा है कि पॉजिटिव तरीके से सोचे कैसे, सकारात्मक तरीके से सोचे कैसे? सवाल यहीं आकर फंस जाता है, यहीं आकर रुक जाता है। एनीवे, तो पॉजिटिव तरीके से सोचेंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मार्ग तैयार होगा हमारा। इसके बाद कुछ केसेस हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, जैसे शाहबानो बनाम मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो का प्रकरण। शाहबानो को मोहम्मद अहमद खान ने तलाक दे दिया, बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल दिया। अब कैसे गुजारा भत्ता कैसे होगा? इस्लाम धर्म का कानून कहता है कि भाई महिलाओं को पति गुजारा भत्ता नहीं देगा तलाक देने के बाद।
महिलाएं चाहे भीख मांगे, चाहे जो करें, चाहे भूखे मर जाएं, लेकिन गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। तो शाहबानों ने कहा कि भाई हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, कैसे हमारा पेट पलेगा, पैसा दो। अहमद खान वकील थे, मना कर दिया उन्होंने। निचली अदालत ने कहा नहीं देना पड़ेगा गुजारा भत्ता। हाई कोर्ट ने कहा देना पड़ेगा गुजारा भत्ता, क्योंकि सीआरपीसी की धारा 125 से 128 पे सभी तलाकशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ता देने का हक दिया गया है, कानूनी हक दिया गया है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई देना पड़ेगा, महिला का हक है, कानून में लिखा हुआ है। लेकिन संसद ने उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय को रद्द करने के लिए मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया और महिलाओं को गुजारा भत्ता देने का अधिकार छीन लिया। और इस तरीके से उच्चतम न्यायालय के एक प्रगतिशील निर्णय को संसद ने कानून बनाकर रद्द कर दिया और महिलाओं को गुजारा भत्ता पाने से वंचित कर दिया। राजनीति की ऐसी दूषित और कुत्सित प्रवृत्तियां संविधान के लिए और इस देश के रूल ऑफ लॉ के लिए खतरनाक हैं। इसलिए राजनीतिक संकीर्णता से ऊपर उठकर सोचना होगा। सरला मुद्गल बनाम भारत संघ के मामले में सरला मुद्गल के पति ने अपनी पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरा निकाह कर लिया। चूंकि इस्लाम धर्म में 4 जीवित पत्नियां रख सकते हैं और हिंदू धर्म में एक पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह करने पर 7 साल की सजा है। नतीजा ये हुआ उन्होंने पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया, इसलिए गुजारा भत्ता वो नहीं पा सकती। उन्होंने दूसरा निकाह कर लिया। सरला मुद्गल ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया कि जनाब ये तो हमको पैसा भी नहीं देते, तलाक भी नहीं दिया, गुजारा भत्ता भी नहीं मिल सकता और इन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। तो न्यायालय ने ऐसे विवाह को रद्द कर दिया। न्यायालय ने कहा ये तो लालच है, ये तो स्वार्थ है। ऐसे विवाह ने धर्म का धर्मांतरण अंतःकरण की आज़ादी से होता है। विवाह करने की लालच से अगर धर्मांतरण किया जाएगा और अपने दायित्वों की पूर्ति नहीं होगी तो ऐसे विवाह को रद्द कर देंगे। और न्यायालय ने सरकार से कहा कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाओ, क्यों इस तरीके के मुकदमे न्यायालय आ रहे हैं। पहले शाहबानो का आया, अब सरला मुद्गल का आ गया, ठीक तो नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाओ। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व हैं कानूनी रूप से बाध्यकारी तो है नहीं, न्यायालय आदेश तो दे नहीं सकता, लेकिन न्यायालय ने सुझाव दिया, निर्देश दिया कि भाई इस दिशा में कदम उठाए जाएं। इसी तरीके से सीमा बनाम अश्विनी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाई हर विवाह का पंजीकरण करने की व्यवस्था सरकार करे। सारा बानो बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, तुरंत दिए जाने वाले 3 तलाक, तलाक बिद्दत को शून्य और असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो ये ऐसे न्यायिक कदम हैं जिन्होंने ये सदैव रास्ता दिखाया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे यहाँ बने। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि अभी इस दिशा में सरकारों ने और जनता ने कोई पहल नहीं की है। केवल उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जिसने अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया है। आज़ादी के बाद पहला राज्य है। गोवा में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू था पहले से, लेकिन अंतर यह है कि गोवा में पुर्तगाली यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है आज भी, क्योंकि गोवा पुर्तगाल का हिस्सा था भारत में मिलने से पहले। तो जब भारत में मिला तो पुर्तगाली यूनिफॉर्म सिविल कोड सहित मिल गया, तो वहाँ पर पुर्तगाली यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, भारत का नहीं है। आप सोचो कितने आगे थे पाश्चात्य देश, इसीलिए तो भारत को इतने दिनों तक गुलाम बना के रखा। 1947 से पहले, 1947 में तो आज़ादी मिली हमें, उससे पहले पुर्तगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड का कॉन्सेप्ट लागू था। तब हमारा संविधान भी नहीं था, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। तब पुर्तगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड था। तो पाश्चात्य देश अगर विकसित हैं, अगर आगे हैं, तो आगे होने का कारण सिर्फ पैसा नहीं है, आगे होने का कारण दिमाग है, सोच है। व्यक्ति पहले चिंतन से आगे बढ़ता है, फिर सारी चीजें उसका सपोर्ट करती हैं। तो ये हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के मध्य संबंध या विवाद, जो शुरू में दृष्टिकोण था मूलाधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच, वो एक टकराव का दृष्टिकोण था, एक टकराव का दृष्टिकोण था। शुरू में न्यायालय ने ये दृष्टिकोण अपनाया कि मूलाधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों पर वरीयता दी जाएगी। चंपकम दोराईराजन का केस आया, चंपकम दोराईराजन बनाम मद्रास राज्य का मामला। इसमें न्यायालय ने कहा कि फंडामेंटल राइट को नीति निर्देशक तत्वों पर वरीयता दी जाएगी। फंडामेंटल राइट नीति निर्देशक तत्वों से उच्च माने जाएंगे और नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो मूलाधिकारों का उल्लंघन करे। इसी बात को गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में भी निर्णय दे दिया गया। यही दृष्टिकोण अपनाया गया कि
मूलाधिकार ही श्रेष्ठ होंगे, नीति निर्देशक तत्व नहीं, और नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूलाधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। गोलकनाथ के इस निर्णय को रद्द करने के लिए संसद ने 24वां संशोधन किया और 25वां संशोधन किया 1971 में, और इस 25वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में आर्टिकल 31 क्लॉज सी जोड़ दिया गया। इसमें दो प्रावधान जोड़ दिए गए। पहला ये कि नीति निर्देशक तत्वों के आर्टिकल 39 बी और आर्टिकल 39 सी, यानी संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण और अहितकारी संकेंद्रण पर रोक, इन दो अनुच्छेदों को मूल अधिकारों पर वरीयता दी जाएगी। और अगर डीपीएसपी को लेकर के कोई भी कानून बनाया जाता है तो उन कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। लेकिन फिर केशवानंद भारती का जजमेंट आया और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया। न्यायालय ने कहा यह प्रावधान ठीक नहीं है, ये तो ठीक है। लेकिन इस मामले में न्यायालय ने जो महत्वपूर्ण बात कही, न्यायालय ने कहा कि भाई देखो, दोनों में झगड़ा नहीं है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व लक्ष्य हैं, ये बताते हैं कि सरकार को क्या करना है, और मूल अधिकार बताते हैं क्या नहीं करना है सरकार को। इसलिए एक कल्याणकारी राज्य के लिए सरकार के डूज एंड डोंट्स दोनों जरूरी हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आगे चल करके मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में, मिनर्वा मिल्स का जो केस आया 1980 में, इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपना फाइनल फैसला सुनाया और न्यायालय ने कहा कि भाई दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है। नीति निर्देशक तत्व लक्ष्यों का निर्धारण करता है और मूल अधिकार वे साधन हैं जिनको अपना करके नीति निर्देशक तत्व यानी लक्ष्य पूरे किए जा सकते हैं। इसलिए दोनों में कोई अंतर विरोध है ही नहीं, बल्कि न्यायालय ने यह कहा कि संविधान भाग 3 और भाग 4 यानी मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच एक संतुलन की स्थापना करता है, और यह संतुलन संविधान की आधारशिला है। न्यायालय ने कह दिया कि यह संतुलन संविधान की आधारशिला है। और इस प्रकार जो नीति निर्देशक तत्व और मूलाधिकारों के बीच विवाद था, वो इस समन्वयकारी दृष्टिकोण के बाद फिर समाप्त हो गया। तो ये नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा है। बाकी नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण किया जाता है, संविधान में नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों में विदेश नीति का मार्गदर्शन है, आर्टिकल 51। नीति निर्देशक तत्वों में गांधीवादी दर्शन के लक्षण दिखलाई पड़ते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा आर्टिकल 40, 43, 43 बी, 46, 47, 48, ये सब गांधीवादी दर्शन के लक्षण हैं। यह भी कहा जाता है कि नीति निर्देशक तत्वों में प्रगतिशील विचारों के लक्षण हैं। तो अभी हमने पढ़ा यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 43A, 48A, 49, 50, 51, तो ये सब प्रगतिशील विचारों के लक्षण हैं। समाजवादी विचारों के लक्षण दिखलाई पड़ते हैं। तो जो समाजवादी लक्ष्य हैं, आर्टिकल 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, ये समाजवादी लक्ष्य हैं जो भारतीय संविधान में समाहित किए गए हैं। समाजवादी लक्ष्य का मतलब है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के विचार जहाँ जहाँ हैं, वे सब समाजवादी लक्ष्य हैं। तो इस तरीके से हम लोग नीति निर्देशक तत्वों को समझ लेते हैं, व्याख्या कर लेते हैं। अब नीति निर्देशक तत्वों के बाद जो अगली यूनिट है हमारी, इसमें वह है मूल कर्तव्य। फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 4A, आर्टिकल 51A। ये मूल कर्तव्यों के बारे में प्रावधान समाहित किए गए हैं। बेसिकली स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी और स्वर्ण सिंह समिति ने 1976 में अपनी सिफारिश दी थी और इसमें 8 फंडामेंटल ड्यूटी को शामिल करने की सिफारिश की। मूल कर्तव्य में 8 मूल कर्तव्य जोड़े जाएं।
लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन किया गया इसी समिति की सिफारिश के आधार पर, तो 10 फंडामेंटल राइट जोड़ दिए गए, ऐड कर दिए गए, और 86वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में, तो एक फंडामेंटल ड्यूटी और जोड़ दी गई, और इस तरीके से कुल 11 मूल कर्तव्य संविधान में शामिल कर दिए गए। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान में शामिल कर दी गई। अब इस प्रकार ये जो भाग 4 और 4A है, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में इन प्रावधानों को शामिल किया गया। सोवियत संघ के संविधान से प्रेरणा ली गई और उस प्रेरणा से मूल कर्तव्यों का प्रावधान संविधान में शामिल कर दिया गया। सारे मूल कर्तव्यों को पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आपके मूल कर्तव्य हैं जो हमें एक सभ्य नागरिक बनाते हैं और एक सभ्य समाज की स्थापना में सहायता देते हैं। इसीलिए मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है। मूल कर्तव्य कहते हैं कि हमें संविधान का आदर करना चाहिए, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, इन सब का सम्मान करना चाहिए, और देश की एकता व अखंडता, भारत की प्रभुता व अखंडता की रक्षा करना चाहिए, देश की रक्षा करना चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए। संविधान निर्माताओं ने जिन आदर्शों को ध्यान में रखकर संविधान बनाया, स्वतंत्रता आंदोलनकारियों ने जिन उच्च आदर्शों को ध्यान में रखकर स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ी, उन्हें हमें समझना है और अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। भाईचारे की भावना अपनानी चाहिए। जो सामाजिक संस्कृति है हमारी, कंपोजिट कल्चर है, मिला जुला कल्चर है, उसके महत्व को समझें और उसका अनुरक्षण करें, उसे मेंटेन रखें, उन्हें बनाए रखें। ऐसे किसी भी आचरण का परित्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। सॉरी। पर्यावरण संरक्षण करें, वन और वन्य जीवों का संरक्षण करें। सॉरी। पर्यावरण संरक्षण किया जाए, वन और वन्य जीवों का संरक्षण किया जाए, सार्वजनिक संपत्तियों को सुरक्षित रखा जाए, हिंसा से दूर रहा जाए, जीवों पर दया किया जाए, हिंसा से दूर रहा जाए। हम अपनी व्यक्तिगत उन्नति के लिए प्रयास करें और व्यक्तिगत उन्नति के लिए ऐसे प्रयास करें जिससे कि हमारा राष्ट्र भी निरंतर ऊंचाइयों की ओर बढ़ता जाए। वैज्ञानिकवाद और मानववाद दृष्टिकोण को अपनाएं और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के माता-पिता और उनके अभिभावक का कर्तव्य है कि बच्चों को शिक्षा पाने का अवसर दें। इतनी सी बातें हैं बस। इसमें ऐसे कोई प्रावधान नहीं है कि हमारे लिए जटिल हो। एनसीईआरटी की किताब में सबसे पहले दिए गए होते हैं। हम सबसे पहले सबसे तेज़ी से वो पेज पलट देते हैं जिससे पढ़ना ना पड़े। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, आपके कर्तव्य हैं सभ्य समाज के लिए, पढ़ लो। प्री में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन-सा एक मूल कर्तव्य है? नहीं है, आसान सा क्वेश्चन होता है। थोड़ा-सा ध्यान दे लेंगे तो क्वेश्चन सही हो जाएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो थोड़ी-सी केयरफुलनेस की बात है, बस ध्यान देने की बात है। तो ध्यान दे लेंगे तो क्वेश्चन सही हो जाएँगे आसानी से। याद होने चाहिए मूल कर्तव्य, कहीं भी हम इनका उपयोग कर सकते हैं। अपनी बात रख सकते हैं संवैधानिक प्रावधानों के साथ। तो एक सभ्य नागरिक और एक सभ्य समाज की स्थापना में सहायक होते हैं मूल कर्तव्य। लेकिन इनका नेचर क्या है? मूल कर्तव्य एक तो नागरिकों के लिए हैं, सभी व्यक्तियों के लिए नहीं है, मात्र भारत के नागरिकों के लिए हैं। लेकिन न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं है। इसका मतलब है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई मूल कर्तव्यों का उल्लंघन करता है या मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, तो इसके लिए न्यायालय में मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। इसके लिए न्यायालय में मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। तो ये न्याय योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं। इन्हें लागू करवाने के लिए अगर मान लो मूलाधिकारों का उल्लंघन किसी अपराध का सृजन करता है, तो उस अपराध के लिए दंड मिल सकता है, बाकी नहीं।
क्योंकि लागू करवाने के लिए या दंड दिलवाने के लिए मूल कर्तव्यों के उल्लंघन के आधार पर न्यायालय में मुकदमेबाजी नहीं होगी, कानून के आधार पर हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए हमने अभी बताया कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना मूल कर्तव्य है। इसका मतलब सरकारी संपत्तियों को, जैसे आदमी गुस्सा होता है तो सबसे पहले बस फूँक देता है, ट्रेन फूँक देता है, सरकारी कार्यालयों में आग लगा देता है, तोड़-फोड़ कर देता है, ये सब करते हैं ना? ये मूल कर्तव्य का उल्लंघन है। तो अगर मान लो कोई व्यक्ति ऐसा करता है, तो मूल कर्तव्य के उल्लंघन के लिए मुकदमा दर्ज नहीं होगा, लेकिन सरकारी संपत्तियों को क्षति पहुँचाना बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत एक अपराध है। इसलिए इस अपराध के लिए मुकदमा दर्ज होगा और इस अपराध के लिए सज़ा मिलेगी। मूल कर्तव्यों के उल्लंघन के लिए सज़ा नहीं मिलेगी। तो अगर किसी मूल कर्तव्य का उल्लंघन किसी अपराध का सृजन करता है किसी कानून के तहत, तो उस कानून का उल्लंघन करने पर सज़ा मिलेगी, मूल कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर सज़ा नहीं मिलती। इसका मतलब ये है कि ये नैतिक बाध्यता रखते हैं केवल व्यक्तियों नागरिकों पर, नैतिक बाध्यता रखते हैं, विधिक बाध्यता नहीं, जिससे हम लोगों को प्रेरणा दे सकें और पालन करा सकें। नैतिक बाध्यता इसलिए क्योंकि एक सभ्य नागरिक होने के नाते ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम कर्तव्यों का उचित पालन करें। अगर हमें अधिकार दिए गए हैं, तो अधिकार तभी अच्छे हैं जब कर्तव्यों का पालन हो। अधिकार हमारे लिए दावा होते हैं जिनका हम राज्य से दावा कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कि भाई दो, कैसे नहीं दोगे हमें? अधिकारों का हम क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जब हमें राज्य से क्लेम करने का अवसर है, तो हमें राज्य के प्रति, समाज के प्रति ज़िम्मेदारी निभाने का भी अवसर होना चाहिए। इसलिए अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर अधिकार हैं, कर्तव्य नहीं है, तो अधिकारों का दुरुपयोग हो सकता है। और अगर केवल कर्तव्य हैं, अधिकार नहीं है, तो कर्तव्य का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए अधिकार और कर्तव्य पूरक माने जाते हैं, एक दूसरे के सहयोगी और पूरक होते हैं। उच्चतम न्यायालय ने भी यही दृष्टिकोण अपनाया। न्यायालय ने कहा, एमसी मेहता बनाम भारत संघ के मामले में जब पर्यावरण की सुनवाई न्यायालय कर रहा था, तो न्यायालय ने कहा कि भई पर्यावरण संरक्षण को मूल अधिकार हम घोषित कर रहे हैं, लेकिन पर्यावरण संरक्षण के लिए जब तक जनता कर्तव्य नहीं निभाएगी, तब तक पर्यावरण संरक्षण कैसे होगा? अकेले सरकार डंडे लेकर के और घूमती रहे चौराहे-चौराहे पे, तुम पर्यावरण का उल्लंघन कर रहे हो, ये लो सज़ा। ऐसे तो पर्यावरण का संरक्षण नहीं होगा। पर्यावरण के संरक्षण के लिए जनता को भी जागरूक बनाना होगा। तो अधिकार देने पड़ेंगे लोगों को, जिससे कि सरकारें उन अधिकार का उल्लंघन न कर सकें, सरकारें अपनी ज़िम्मेदारी निभाएँ और जनता अपनी ज़िम्मेदारी निभाए, तभी पर्यावरण संरक्षण होगा। न्यायालय ने कहा, जैसे छोटे-छोटे बच्चों को स्कूलों के माध्यम से सिखाया जा सकता है कि पर्यावरण का महत्व क्या होता है, पेड़-पौधों का महत्व क्या होता है, कैसे सुरक्षित रखना चाहिए। एक्टिविटी के माध्यम से नहीं, किताबों के माध्यम से रटवा दिया और 4 क्वेश्चन पूछ लिया, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसको उनके जीवन में शामिल किया जाए, तब तो उसका फ़ायदा है। तो कर्तव्यों को जीवन में शामिल करने की ज़रूरत है। केवल 10 कर्तव्य हैं, 11 हैं, तो एक तो अभिभावक के लिए है, बाकी के लिए 10 हैं। 10वीं तक, क्लास 1 से लेकर 10वीं तक एक कर्तव्य जीवन में ढाला जाए, तो 10वीं तक सारे कर्तव्यों की शिक्षा दी जा सकती है, अगर हम ऐसा पाठ्यक्रम बनाएँ तो। लेकिन समस्या ये है कि पूरे देश में एजुकेशन की एक पॉलिसी ही नहीं है। अपनी-अपनी डफली, अपना-अपना राग, राज्यों की अपनी अलग व्यवस्था है, केंद्र की अपनी अलग व्यवस्था है। केंद्र ने इतनी घटिया व्यवस्था अपना रखी है कि यहीं पर कई तरीके के बोर्ड हैं। एक सीबीएसई है, एक आईसीएसई है, एक आईएससी है, एक नया आ गया आईबी है। और आईसीएसई तो इतना घटिया बोर्ड है कि वो बच्चों को इतना प्रेशराइज़ करता है पढ़ने के लिए, इतना प्रेशर क्रिएट करता है कि बच्चे का व्यक्तित्व ही खत्म हो जाए। वो इतना घटिया बोर्ड है, इतना घटिया सिस्टम है। तो इन 75 वर्षों में इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि इन 75 वर्षों में हम अपने देश की एक सटीक एजुकेशन पॉलिसी नहीं बना पाए, जहाँ पर हम ये तय कर सकें कि बच्चों को हम ये सिखाएँगे। 75 वर्षों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ये। तो ये आवश्यक है कि लोग थोड़ा जागरूक हों, समझदार हों, सचेत हों और ये जो
अंग्रेजी शिक्षा पद्धति जो हम पर थोप दी गई उससे ऊपर उठें और मूल्य आधारित शिक्षा पद्धति जो भारतीय शिक्षा पद्धति की विशेषता रही है, जिसको उच्चतम न्यायालय ने स्वयं एमसी मेहता बनाम भारत संघ के मामले में कहा, वैल्यू बेस्ड जो एजुकेशन सिस्टम है, उस एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट किया जाए, तो संभवतः मूल कर्तव्यों की शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में समाहित की जा सकेगी अपने आप। तो ऐसा एक वातावरण, सकारात्मक वातावरण हमें निर्मित करना पड़ेगा। तो ये अ, मूल कर्तव्यों के विषय में प्रावधान है। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोगों ने नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों की चर्चा कर ली और अब इसके बाद आज के टॉपिक को फिर यहीं रोकेंगे और नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम लोग फिर मिलेंगे। पढ़ते रहिए, समझते रहिए और बीच में मैं लिबर्टी नहीं देता आपको इधर-उधर कोई भी बात करने की, मैं लगातार पढ़ा देता हूँ। तो आप भी लगातार पढ़िए, मेहनत कीजिए, सिविल सर्वेंट बनने आए हैं, तो एक गंभीरता पढ़ने में होना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।